अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़फ़िज़नी इल्मा। अच्छा जी, कैफ 6 MFA का अब फाइनेंस पोर्शन शुरू होने जा रहा है जी। एंड आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे स्प्रिंग 24 का पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे निपटा दिए हैं। अब आज हम फाइनेंस पोर्शन को शुरू करने जाएंगे। अच्छा, फाइनेंस पोर्शन में बजटिंग विल टेक मोर टाइम, तो बजटिंग को हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रिकमेंड पढ़ेंगे। रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 12 मार्क का सवाल है जी। ठीक है जी, 12 मार्क का सवाल है। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि जितने सवाल हम सॉल्व करें बजटिंग के लिए। आज टाइम बचेगा तो ठीक है, वरना मेरा नहीं ख्याल के क्या कहते हैं आज नहीं फिर कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। तो सही है, रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने। रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 12 मार्क का आसान सवाल है। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि एक सवाल वैक का लाजमी आएगा, एक सवाल जो है वो फॉरेक्स का लाजमी आएगा, एक सवाल नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी का लाजमी आएगा, और वर्किंग कैपिटल बजटिंग में से कोई एक आएगा। लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि जी वो लास्ट टाइम बजटिंग आ गया तो इस बार वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। मैंने सॉरी, इस बार बजटिंग नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। मैंने कहा कंफर्म नहीं है। बजटिंग बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, दो बार भी रिपीट हो सकता है, दो बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमें हर चीज़ को जो है वो सीरियस लेके चले। हर चीज़ के हमारी जो है वो अच्छी ग्रिप होनी चाहिए हर चीज़ पे। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। वैक उसमें कम आ रहा है, निकालना है। आर्कटिक मेरिडियन लिमिटेड AML स्पेशलाइज इन द एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AML। फाइबर ऑप्टिक का काम करते हैं जो थोड़ी दिनों बाद कट जाती है, अल्लाह माफ करे। बताइए कौन सी शार्क है जिसको फाइबर ऑप्टिक हमारी मिल जाती है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। द रिस्क फ्री 10 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से 100,000। 11% बैंक लोन है आपके पास 15,000 रुपए का। ठीक है जी, 15,000 कॉमन लिया तो 15 मिलियन बन जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर आपके पास बताया हुआ है रिस्क फ्री रेट 9% है। रिस्क प्रीमियम RM-RF 6% है। इक्विटी बीटा ऑफ AML इज 1.1। अच्छा, नोट कर लें कुछ बातें। आपको याद है हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है जब भी कोई सवाल आएगा हम कोई इंफॉर्मेशन नोट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। ये बात हमारी हो चुकी है। उससे सवाल में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़े सवालों में भी आसानी होती है, छोटे सवालों में भी आसानी हो जाती है। RF रिस्क फ्री रेट 9% है। RM-RF जो है वो हमारे पास 6% है। बीटा इक्विटी हमारे पास जो है वो 1.1 है। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं आगे? आगे हमसे कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो 45 है। शेयर प्राइस जो है वो शेयर की प्राइस 45 है। ठीक है जी, ये हमें वैक के लिए सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। स्ट्रेट सवाल लग रहा है, अभी तक आसान सवाल लग रहा है हमें। और एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5%। तो ये डिविडेंड ग्रो नहीं हो रहा, ये शेयर प्राइस ग्रो हो रही है एट द रेट ऑफ 5% ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ हो रही है एट द रेट ऑफ 5%। ये शेयर प्राइस की ग्रोथ की बात हो रही है, डिविडेंड की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, शेयर प्राइस की ग्रोथ की बात हो रही है। क्यों दिए पता समझ आ जाएगा। Expansion plan AML is all set to expand its business by acquiring a local fiber optic business for 240 million। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं, एक कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं जिसमें खर्चा आएगा 240 मिलियन। बहुत बड़ी अमाउंट है, 24 करोड़ रुपए। तो ये कहाँ से आएंगे 24 करोड़ रुपए? फॉर दिस वेंचर AML मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फाइनेंशियल प्रपोजल। नंबर 1, इशू राइट शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। द इक्विटी बीटा वुड रिमेन अनचेंज अंडर दिस प्रपोजल। पहला में कह रहे हैं कि भाई राइट इशू करेंगे। राइट इशू करेंगे यानी कि इक्विटी से शेयर इशू करेंगे। जब हम इक्विटी से शेयर इशू करेंगे तो कह रहे हैं इक्विटी बीटा चेंज नहीं होगा। BFD में आएंगे इंशाल्लाह तो वहां आपको बताएंगे कि ये इक्विटी बीटा चेंज हो सकता है जब BFD में आएंगे तो, मगर यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है। और दूसरा इन्होंने ऑप्शन क्या बताया कि 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड का अच्छा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने हमारा, इसी बहाने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैक निकालने दोनों तरीकों से। 1,000 रुपए का बॉन्ड है, सही है, जिसकी वैल्यू 1,000 है। और वो कह रहे हैं कि जी ऑप्शन 2 में वो कह रहे हैं कि बॉन्ड वुड बी I have a right, bond would have a right to either convert bond into 15 ordinary shares और redeem at par। याद करें जब भी कन्वर्टेबल बॉन्ड आता है दो ऑप्शन होते हैं, साथ साथ कर लेंगे काम। दो ऑप्शन होते हैं, याद करें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए शेयर्स में, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन इनटू शेयर्स, या फिर हम कन्वर्ट ना करें, इसको रिडीम कर दें, इसको रिडेम्पशन करा दें इसकी। ठीक है, रिडेम्पशन जो होगी वो कितने पे होगी? वो कह रहा है पार पे होगी, यानी कि 1,000 पे होगी। पार वैल्यू 1,000 रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, 100 नहीं है, कभी 100 भी होती है। रिडेम्पशन जो होगी वो पार पे होगी, लिखा हुआ है। मगर जो कन्वर्जन होगी वो कह रहे हैं 15 शेयर्स इशू होंगे हर बॉन्ड के अगेंस्ट। 15 शेयर इशू होंगे हर बॉन्ड के अगेंस्ट। और एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है? एक शेयर की प्राइस आज चल रही है 45, मगर 3 साल बाद
3 साल बाद ये कहाँ जाएगा, बता सकते हैं? 3 साल बाद शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? क्या मैं कहता हूँ 45 इंटू 1.05 की पावर 3, 1.05 की पावर 3। ठीक है, आज इंशाल्लाह एनपीवी वाला सवाल भी करेंगे, बेफिक्र, एनपीवी वाला सवाल आज के एजेंडे में शामिल है। पहले ये कर लें, फॉरेक्स कर लें। फॉरेक्स का छोटा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, मगर लंबा नहीं था, छोटा सवाल था। फिर इंशाल्लाह एनपीवी पे जाएंगे। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो भैया क्या बात हो रही थी कि निकाले जरा कितना आ रही कन्वर्जन वैल्यू। 45 एक शेयर की वैल्यू है, 1.05 की पावर 3 ग्रोथ लगा देंगे 5% के हिसाब से, 3 सालों की ग्रोथ 781.4। क्या बेहतर है, कन्वर्जन बेहतर है, रिडेम्पशन बेहतर है? रिडेम्पशन बेहतर है, कन्वर्जन बेहतर है? ऑब्वियसली देखें, पार्टिसिपेट करेंगे तो बात बनेगी ना यार। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा? अमीन खोकर सही है ना, रिडेम्पशन इज बेटर ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। दिखने से तो ऐसा लग रहा है फिगर, ये बोलिए कि रिडेम्पशन कर दीजिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, वो कह रहा है कि जी इक्विटी बीटा इसमें बढ़ जाएगा, इक्विटी बीटा इसमें रिवाइज इक्विटी बीटा 1.2 हो जाएगा, और टैक्स रेट 30%। ठीक है जी, तो ये मैंने एक डेटा बना दिया, चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो डेटा को नोट कर लें। अभी सिर्फ सवाल की रीडिंग करी और डेटा बनाए हैं, अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी इंशाल्लाह हमें नहीं होगी, नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, टैक्स रेट आ गया 30%। अब हम क्या करें? चलें अब वैक निकाल लेते हैं। पहले केस में, पहला केस तो बड़ा सिंपल है, वैक निकालने के लिए इंग्रेडिएंट लिखने पहले। याद करें, जब वैक निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? इसी बहाने रिवीजन भी हो रहा है। तो हमें ई चाहिए, हमें डी चाहिए, हमें के ई चाहिए, हमें के डी 1 - टी चाहिए। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। इक्विटी एग्जिस्टिंग कितनी है? एग्जिस्टिंग इक्विटी है, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जिसे हम ई कहते हैं, 45 × 10 मिलियन, यानी कि 450 मिलियन। ठीक है ना, 450 मिलियन हो गया। मगर राइट शेयर भी से भी तो इक्विटी बढ़ेगी। राइट शेयर जो है वो इक्विटी होल्डर्स को होते हैं ना इशू, याद करें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम थोड़े कम पे देते हैं शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं राइट इशू 240 मिलियन, हमें पैसे इकट्ठे करने हैं। इसका मतलब है राइट इशू से जो पैसे आएंगे, राइट इशू से जो पैसे आएंगे वो 240 आएंगे। टोटल रिवाइज इक्विटी कितनी हो जाएगी? ये ऑप्शन 1 की बात हो रही है, क्योंकि ऑप्शन 2 में राइट शेयर इशू नहीं हो रही, इक्विटी इशू नहीं हो रही। 690 हो गया W1। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? भाई कंफर्म करते जाए मुझे चैट के थ्रू, भैया गेम समझ आ रही है आप लोगों को यार? जी, अब्दुल समी, अमीन खोकर, और बाकी लोग जितने भी आए हुए हैं माशाल्लाह। इज इट फाइन? मुश्किल बात तो नहीं हो रही, आसान सवाल लग रहा है? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं भाई, आगे हमसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हमें हमें चाहिए डी। डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होता है। अच्छा, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बराबर होती है, किसी को याद आ रहा है? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर होती है, किसी को याद आ रहा है? तो ये 15,000 है तो 15 मिलियन हो जाएगा एज इट इज। ठीक है जी। अच्छा, और आगे चलते हैं। 690 हो गया, 15 हो गया। के ई के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, के ई के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, आर एफ प्लस बीटा। आर एफ माइनस, फॉर्मूला लिख रहे हैं ज़्यादा क्या, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने क्या किया। 9% है, बीटा 1.1 है। कितना बन गया था ये? कितना बन जाएगा ये? जी, जवाब दें। हाँ सही है।
15.6%। और KD1 - T क्या हो जाएगा? बैंक लोन का सिंपल नेट ऑफ टैक्स कर दें। बैंक लोन का नेट ऑफ टैक्स कर दें, ठीक है ना? तो बैंक लोन का रेट सवाल में दिया हुआ है, सही है ना? उसको सिंपली नेट ऑफ टैक्स करना, 11% है ना बैंक लोन, तो के ही है, 15.6 आ गया। टैक्स रेट 30% ये रहा, और लोन 11%, 7.7%। क्या वैक आ जाएगा जी? क्या हम वैक निकाल सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बताएं, कंफर्म करें। यहाँ से किसी का कोई सवाल है? पहले ऑप्शन का वैक हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। बैंक लोन का ये है ना, 11%, वो डायरेक्ट नेट ऑफ टैक्स कर, वैक निकाल लें जी। कंफर्म है? मुझे फाइन वैक निकल सकता है पहला वाला। वैक निकालो, ठीक है। के इंटू ई अपॉन ई प्लस डी। के ई 15.6 है, और टी हमने अभी निकाला था, ऊपर मौजूद है हमारे पास की 690। के डी 1 - T 7.7, और 15 मिलियन इसका डी था, ये रहा डी, 15 मिलियन ऊपर कहीं ऊपर निकालता हमने, 690 प्लस 15। निकाल लें जी, वैक क्या आ रहा है, कंफर्म करें। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? वैक निकाल लें जी, वैक कितना बना? 15.43, वैक अंडर ऑप्शन 1। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, आगे बढ़े। कंफर्म करें जी। अब ऑप्शन 2 पे आने, कन्वर्टेबल बॉन्ड से इशू होगा तो क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह फॉरेस्ट का सवाल देखना है, फिर हमने इसके बाद दूसरा सवाल भी देखना है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल भी रह गया ना, वो भी देखना है, टाइम वैल्यू मनी का मतलब। अच्छा, इसके लिए हमने आई थिंक कोई डेटा बना लिया था, कन्वर्जन बेहतर नहीं थी, रिडेम्पशन बेहतर थी, तो इसका अच्छा, इसमें भी हमारे पास डेटा काफ़ी सारा अवेलेबल है, ऑप्शन 2 है, मगर इसमें एक मसला है कि केडी अवेलेबल नहीं है। केडी के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं बात को, यहाँ तक कोई सवाल, कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से आसान, वेरी इजी, 12 मार्क का आसान सवाल था। हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं, पेन कलर चेंज करते हैं। अच्छा, ई हमें पता है वही होगा 450। डी दो है हमारे, डी दो है हमारे पास। डी एक बैंक लोन है हमारे पास जो 15 ही है, और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है। इशू डेट पे तो आपको पता है ना, इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू बराबर होती है।
इशू डेट पे बराबर होती है ना दोनों चीज़ें। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमारे पास के ही है, के डी वन माइनस टी है, के डी वन माइनस टी। तो पहला डेट है तो अलग इसका होगा के डी टू वन माइनस टी। मेरी बात समझ आ रही है? देखें इंग्रेडिएंट बना लिया करें वैक के सवाल। ठीक है, फॉरेक्स और इसके बाद टाइम वैल्यू मनी भी करेंगे जी। तो के ही कितना, के ही चेंज होगा, रिवाइज के ही उसने कहा बीटा चेंज हो गया है। तो जब हमने के ही ये निकाला था, बीटा उसने कहा 1.2 हो गया है। के डी वन माइनस टी वो भी सेम ही रहेगा 7.7 बैंक लोन में। अब एक चीज रह गई इसकी वजह से सवाल रुका हुआ है, ये कैसे निकलेगा के डी टू वन माइनस, बता सकते हैं आप? हाँ जी, जवाब दें। कंफर्म करें। हाँ जी, तो ये बताएं जरा कैसे। आई आर आर, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। आई आर आर से निकलेगा, अमीन अमीन खोकर रेहान। तो आई आर आर निकाल लेते हैं यार, कोई मसला ही नहीं है। हमें पर कैश फ्लो एयर, ठीक है ना, वो तो हमें आई आर आर का तरीका तो हमें आता है ना, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं एयर कैश फ्लो। काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो 3 साल का है ना। मार्केट वैल्यू शुरू में बार वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है, याद करें। तो जीरो की मार्केट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर हमने कुछ नहीं रखा हुआ, तो सॉरी जो भी रखेंगे वन ही होगा यार जीरो पे। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितने परसेंट, 13% है ना। 13% टू 1000 इंटू वन माइनस टी। 13% टू 1000 इंटू वन माइनस टी, यानी कि 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 91 हो गया ये। और रिडेम्पशन हमने कहा था भाई पार पे होगी। ठीक है जी, 10% पे काम कर लेते हैं पहले, 10% पे काम कर लेते हैं पहले। तो कितना आ गया, 2.489, 0.751। इसमें नेगेटिव आ रही है 22.5। तो रेट बढ़ाएं कम करें, रेट कम करना पड़ेगा, नेगेटिव आ रही है। रेट कम करना पड़ेगा, नेगेटिव आ रही है, 8 ले लें। चलिए 9 लेके देखते हैं, 9 लेके देखते हैं। 2.531, 772, 230.3, 2.3। चलें जी, आइए रन निकाल लेते हैं जी जल्दी से। 9 + 1,
चलें जी, डन हो गया, फिनिश। 9.09। वैक निकाल लें जी जल्दी से। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जी? वैक निकल आएगा अब मेरे ख्याल से, कोई मसला नहीं है, निकाल सकते हैं वैक हम। प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब कोई, तो निकाल लें वैक। यही हमारे पास सब मौजूद है, 16.2। 3 इंग्रेडिएंट है ना इस बार, क्या करें? 2 तरह के डेट है ना, बैंक लोन में ऐड नहीं कर सकते, क्राइम हो जाएगा। बैंक लोन की नेचर अलग है, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, बैंक लोन लोन का रेट भी अलग है। चलें जी, वैक आ गया 13.85। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? यहाँ वैक 15.43 था, यहाँ 13.85 है। वैक इज लोअर ऑन, देयर फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड इज रिकमेंडेड। वैसे तो सूदी बात है, सूद तो कहता है हमें अल्लाह रसूल से जंग है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, मगर फाइनेंशियल ग्राउंड में हम कह सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। दोनों ऑप्शंस के वैक आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले। आसान सवाल था जी, परेशानी तो नहीं हुई ज़्यादा। डन, ओके, लॉक कर दिया जाए। चले नोट कर लें। कोई सवाल है पूछ लें, 12 मार्क स्ट्रेट थे मेरे हिसाब से। पेपर में अगर ये इस तरह का सवाल आता है तो मैं समझता हूँ 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए। और वैक का सवाल हर पेपर में आ रहा है, हर टाइम में आ रहा है, आपके टाइम में भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, कंफर्म कर लिया, नोट कर लिया, तो मैं अगले सवाल पे पढ़ूंगा फिर। अगला सवाल अगली वीडियो में। और आपको यार ये बातें समझ आती हैं तो आप और लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई सवाल है, किसी का कन्फ्यूजन है, तो मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें अगले सवाल के लिए अगला वीडियो। आपको ये बातें समझ आए तो ये इसका लिंक वीडियो को आएगा तो और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं।